हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, पिछली क्लास है उसके अंदर हम राजस्थान की लोक नृत्यों की बात की थी और उस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, राजस्थान की हस्तशिल्प कला। देखिए, एक थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं हर एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पर हम डिटेल से बात करेंगे। एक सीक्वेंस के माध्यम से पूरी हस्तकलाओं को हम अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे भाई। और साथ साथ में मैंने स्ट्रक्चर भी ऐड किए, तो उन संरचनाओं या फिर कह सकते हैं चित्र के माध्यम से और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, आज का लेक्चर आप साथ साथ में इनके नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के नोट्स आपको कम ही देखने को मिलेंगे। आप एक बार देखना, उसके बाद में आपको खुद पता चल जाएगा कि सर सच में आपने कमाल के नोट्स तैयार किए हैं। देखिए, शुरू करते हैं राजस्थान की हस्तशिल्प या फिर हस्तकला। देखिए, हस्तकला की जब सबसे पहले बात करते हैं तो हस्तकला है, इसका मतलब क्या होता है, हाथ की कारीगरी, यानी कि हाथ से अलग अलग आकर्षक व कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करना ही हस्तकला कहलाता है। सबसे बड़ा केंद्र पूछे हस्तकला का तो वो बोरनाडा जोधपुर में हो जाएगा भाई। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बोरनाडा जोधपुर। हस्तकला का तीर्थ आपसे पूछे तो जयपुर हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक हस्तकला है वो जयपुर की फेमस है। हस्तकला की आत्मा पूछे तो वो आपकी मीनाकारी हो जाएगा, क्योंकि आकर्षक और सबसे सुंदर जो हस्तकला ज़्यादा देखने को मिलती है वो मीनाकारी होती है। और इसे हस्तकला को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया था, तो 1992 में लघु उद्योग का दर्जा दिया गया था। और इससे संबंधित जो संस्था है, यानी कि इसको लघु उद्योग का दर्जा देने वाली जो संस्था, वो राजसिको हो जाएगी। याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। राजसिको यानी कि राजस्थान लघु उद्योग निगम, इसके बारे में भी पता होना चाहिए भाई। इसकी स्थापना वो 3 जून 1961 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में। तो हस्तकला की जो कुछ सामान्य जानकारी वो मैंने बता दी कि सबसे बड़ा केंद्र आपसे पूछा जा सकता है बोरनाडा जोधपुर, ठीक है ना। तीर्थ आपसे पूछ लिया जाता है तो हस्तकला का तीर्थ जयपुर को कहते हैं। हस्तकला की आत्मा मीनाकारी और लघु उद्योग का दर्जा इसे 1992 में मिला था। संस्था की बात कर ली, राजसिको। अब हम बात करते हैं राजस्थान में स्थित शिल्प ग्राम कौन कौन से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया भाई पीछे, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में स्थित शिल्प ग्राम, जैसे पहला जो शिल्प ग्राम आता है वो जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर स्थित है। दूसरा है पाल शिल्प ग्राम जोधपुर में है और तीसरा हवाला शिल्प ग्राम उदयपुर में है। तीनों याद होने चाहिए भाई। पहला कौन सा है, जवाहर कला केंद्र जयपुर। दूसरा है पाल शिल्प, एक मिनट, पाल शिल्प ग्राम जोधपुर और हवाला शिल्प ग्राम उदयपुर है। अब हमने जो हस्तकला है इसको पढ़ने की दृष्टि से हमने अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सोना चांदी की हस्तकला, दूसरी है रंगाई छपाई की हस्तकला, तीसरी हम बात करेंगे राजस्थान में प्रमुख जो प्रिंट है उसमें बगरू प्रिंट है, अजरक प्रिंट है, जाजम प्रिंट है, ये सभी इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। चित्रांकन हस्तकला की यहाँ पर हम बात करेंगे। कपड़े की बुनाई से संबंधित जो हस्तकलाएं उनकी बात करेंगे। उस्ता कला, ऊंट के ऊपर जो आकर्षक चित्रकारी होती है उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। पोट्री कला की यहाँ पर डिटेल से हम बात करेंगे। टेराकोटा कला की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। धातु हस्तकला, मूर्ति कला, एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे, ओके अब ठीक है। देखिए, धातु हस्तकला, मूर्ति कला, चमड़ा हस्तकला की यहाँ पर हम बात करेंगे। कागज हस्तकला की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। काष्ठ हस्तकला, लाख हस्तकला और कुछ अन्य हस्तकलाएं बचती हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बनती है ना वो याद रख लेना, एक तो सोना चांदी की हस्तकला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रंगाई छपाई से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजस्थान के प्रमुख प्रिंटों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चित्रांकन हस्तकला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप उस्ता कला को भी याद रख लेना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टेराकोटा, पोट्री कला, हस्तकला और टेराकोटा, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है ना। इसके अलावा और जो जो महत्वपूर्ण होगी वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो ये इतनी, इस प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे भाई इन सभी चीज़ों को। तो सबसे पहले हम सोना चांदी की हस्तकला की बात करते हैं। सोना चांदी की हस्तकला है, एक बार इसका ब्रीफली देख लीजिए, उसके बाद में हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए, सोना चांदी की हस्तकला में पहली जो हस्तकला आती है वो है थेवा कला।
पहले तो हम देखिए, अब जब हम बात करते हैं पेपर की तो उसमें लगभग 90% क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं, हस्तकला से। उसका स्थान पूछा जाता कि कहाँ की फेमस है। तो एक बार ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए भाई, ये कौन सी चीज़ कहाँ की फेमस है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ठीक है ना, ये जरूर याद रख लेना। थेवा कला की बात करते हैं। देखिए थेवा कला जो तो है ये प्रतापगढ़ की ज़्यादा फेमस है। तरकशी के जेवर ये नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस हैं। जेम्स एंड ज्वेलर्स की बात करें तो ये जयपुर के अधिक फेमस हैं। तहनीशा अलवर है पहले स्थान पर, और दूसरे स्थान पर उदयपुर, याद रख लेना भाई, ठीक है। कोफ्तागिरी की जब बात आती है, ये मैंने पहले बता दिया, क्या इधर आता है सॉरी, ओके, हम क्या करते हैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। कुंदन कला की बात आती है तो जयपुर, और मीनाकारी की बात आती है तो जयपुर के अधिक फेमस है। और कोफ्तागिरी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फेमस है जयपुर के, उसके बाद में अलवर, ओके। और तहनीसा ये अलवर के ज़्यादा फेमस हैं, और इसके अलावा अगर आपको याद रखना तो उदयपुर हो जाएगा। तो थेवा कला प्रतापगढ़, तरकशी के जेवर नाथ द्वारा राजसमंद, और इसके बाद में जयपुर की भरमार हो जाती है भाई। जेम्स एंड ज्वेलर्स जयपुर, और इसके बाद में कुंदन कला जयपुर, मीनाकारी जयपुर है, कोफ्तागिरी जयपुर, और उसके बाद में अलवर, और तहनीसा अलवर और उदयपुर। अब इनको हम एक एक करके डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हम थेवा कला की बात करते हैं भाई। थेवा कला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थेवा कला कहाँ की फेमस है? प्रतापगढ़ की। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता कि थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है, तो याद रख लेना भाई, इसके लिए राज सोनी परिवार प्रसिद्ध है। क्वेश्चन बना, ये पहले से पूछा जा चुका है। थेवा कला होती क्या है? तो बेल्जियम के कांच पर हरे रंग को आधार मानकर की जाने वाली स्वर्णिम नक्काशी को क्या कहते हैं? हम थेवा कला कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए भाई, नीचे ये शीशा है या फिर कह सकते हैं बेल्जियम का कांच है, उसके ऊपर सुनहरी जो नक्काशी की जाती है, स्वर्णिम जो नक्काशी की जाती है, ये देखिए आप देख सकते हैं इनको, ये देख सकते हैं भाई, बहुत ज़्यादा देखिए कितने शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं, कितने सुंदर लगते हैं ये। तो जो स्वर्णिम नक्काशी की जाती है वो आपकी क्या हो जाएगी? थेवा कला। यहाँ से और प्रसिद्ध क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई? प्रवर्तक पूछ लिए जाते हैं आपसे, तो प्रवर्तक कौन हो जाएंगे भाई? नाथूजी सोनी हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। प्रमुख कलाकारों में आपको याद रखना है, एक तो गिरीश कुमार सोनी जो 2001 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं, और सबसे महत्वपूर्ण मैंने पहले से इस पे स्टार लगाया, महेश राज सोनी आपको याद रखना है। इनको 2015 में पद्मश्री पुरस्कार या अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, और ये आपके थेवा कला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का काम किसने किया था, या किसे श्रेय दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थेवा कला को लोकप्रिय बनाने के लिए? तो जस्टिन बक्की हो जाएंगे भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जस्टिन बक्की। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनेगा कि 15 नवंबर 2002 को इस पर 5 रुपये की डाक टिकट भी जारी की जा चुकी है। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है भाई। देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। थेवा कला है प्रतापगढ़ की फेमस है, प्रतापगढ़ में राज सोनी परिवार फेमस है इसके लिए, ठीक है। प्रवर्तक नाथूजी सोनी हो जाएंगी। प्रमुख कलाकार गिरीश कुमार सोनी जो 2001 में राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण याद रखना, महेश राज सोनी जिसे 2015 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि जस्टिन बक्की के द्वारा दी गई थी, और 15 नवंबर 2002 को इस पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी की जा चुका है। देखिए बहू व बेटियों को यह कला नहीं सिखाई जाती है कि इसके अंदर क्या होता है, अभी बहू को सिखा दी तो बहू क्या अपने पीर में जाके बता देगी, तो समस्या रहती है कि उनको ये कला आ गई तो वो इसमें निपुण हो जाएंगी। अगर बेटियों को सिखाती तो बेटियां शादी करके अपने ससुराल जाती तो वो ससुराल में जाकर के सिखा देगी, तो वो ससुराल वाला पक्ष उसमें निपुण हो जाएगा। तो इसलिए बहू बेटियों को नहीं सिखाई जाती, और इसी कारण से ये सोनी परिवार आपका फेमस है भाई, ठीक है ना, याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। थेवा कला से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये परिवार वाला तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, ठीक है, राज सोनी परिवार। आगे चलते हैं नेक्स्ट, तरकशी के जेवर। देखिए हर हस्तकला के आगे मैंने डायग्राम लगाया जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। तरकशी के जेवर की बात करते हैं तो ये नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। इसमें होता क्या भाई, चांदी के पतले पतले तारों को लिया जाता है और उनसे आभूषण बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं भाई, ये कानों के आभूषण हैं, और पतले पतले तारों को लेकर के कुछ इस प्रकार की शानदार नक्काशी की जाती है, या कह सकते हैं शानदार कुछ आभूषण बनाते हैं जो तरकशी के जेवर कहलाते हैं, या तारकशी के जेवर बोल देते हैं। इसके लिए कारीगर याद रख लेना भाई, रामस्वरूप शर्मा जो जयपुर के हैं, ठीक है। तो तारकशी के जेवर याद होने चाहिए आपको, कहाँ के? नाथ द्वारा राजसमंद की, ओके। इसके बाद में आता जेम्स एंड ज्वेलर्स की बात करते हैं, तो जेम्स एंड ज्वेलर्स ये कहाँ है? जयपुर के अंदर है,
ठीक है। कुंदन कला की बात करते हैं भाई। कुंदन कला क्या होता है? कुंदन कला का मतलब होता है स्वर्ण आभूषणों पर रत्न जड़ाई या पत्थर जड़ने की कला क्या कहलाती है? कुंदन कला कहलाती है। आपने देखा होगा भाई, गले में भी आभूषण होते हैं या जो महिलाएं सिर पर बोरला लगाती हैं, ठीक है ना, उसके बीच के अंदर एक छोटा सा आपको रत्न या फिर कह सकते हैं पत्थर देखने को मिलेगा जो चमकीला होता है। और ये आपका जो डायग्राम देख रहे हैं ना, ये इसी का है, कुंदन कला का। इसमें देखिए छोटे छोटे ये जो जड़े हुए हैं, ये क्या है भाई? ये आपके रत्न हैं या फिर कह सकते हैं पत्थर होती हैं। इनको यहाँ पे जड़ करके और शानदार आकर्षक आभूषण बनाए जाते हैं। और ये कला कौन सी कहलाएगी? कुंदन कला। कहाँ की फेमस है? जयपुर की। ओके, नेक्स्ट हम मीनाकारी की बात करते हैं और जिसे हम हस्तकला की आत्मा भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई। मीनाकारी कहाँ की फेमस है? जयपुर की। सोने पर रंग चढ़ाने की जो कला होती है वो मीनाकारी कहलाती है। आपने भाई अंगूठी वगैरह ये देखी होगी, उसमें क्या होता है, अलग अलग कलर किया होता है। किसी पर ग्रीन कलर होता है, किसी पर रेड कलर होता है। तो वो जो कलर चढ़ाने की कला है ना, उसको हम मीनाकारी कला कहते हैं। राजा मान सिंह फर्स्ट के काल में लाहौर से इसका आगमन हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि किसके शासन काल में ये राजस्थान या फिर कह सकते हैं जयपुर में आई थी। तो याद रख लेना भाई, राजा मान सिंह फर्स्ट के काल में लाहौर से ये चल के आई थी। और इसके प्रमुख कलाकार पूछ लिए जाते हैं, तो प्रमुख कलाकार हो जाएंगे कुदरत सिंह। याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कुदरत सिंह पूछा जा चुका है। प्रमुख कलाकार कौन हो जाएंगे? कुदरत सिंह। 1988 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। सबसे बड़ी मंडी कहाँ है भाई मीनाकारी की? तो सीतापुरा जयपुर के अंदर है और इसे हस्तकला की आत्मा भी कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और ये जो डायग्राम देख रहे हैं ना, ये आपकी क्या है? मीनाकारी है। इसमें आप देख सकते हैं कहीं पर ग्रीन कलर किया हुआ है, सोने के आभूषण है, कहीं पर ग्रीन किया हुआ है, कहीं पे रेड कलर है, कहीं पे येलो कलर है, और कहीं पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लाल ब्राउन कलर भी आपको देखने को मिलता है। तो ये जो अलग अलग कलर भरने की जो कला है सोने के आभूषणों पर, इसी को हम मीनाकारी कह देते हैं भाई। और मीनाकारी से आपको याद क्या रखना? मीनाकारी जयपुर की फेमस है। कलाकार याद रख लेना, कुदरत सिंह। 1988 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अब मीनाकारी से संबंधित 2-3 क्वेश्चन और बन जाते हैं भाई। एक तो पूछ लिया जाता है कि तांबे की मीनाकारी कहाँ की फेमस है? तो भीलवाड़ा की। कांच की मीनाकारी आपसे पूछे तो कोटा की हो जाएगी। चांदी की मीनाकारी आपसे पूछे तो नाथ द्वारा राजसमंद की। ठीक है ना, तो याद रख लेना भाई, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोफ्तागिरी। देखिए कोफ्तागिरी की बात करें तो कोफ्तागिरी कहाँ की फेमस है? कोफ्तगिरी बोलते हैं सामान्यतः, तो जयपुर और उसके बाद में अलवर। ये होती क्या भाई? धातु की वस्तुओं पर सोने की तार की जड़ाई करना क्या कहलाता है? कोफ्तगिरी कहलाता है। भाई आपने देखा होगा तलवार वगैरह या फिर कह सकते हैं कुछ चाकू भी ऐसे होते हैं, उसके पीछे वाले जो पकड़ने वाले हत्थे होते हैं ना, उन पर जो डिजाइनिंग की जाती है सोने के तार से, वो आपकी डिजाइनिंग क्या कहलाती है? कोफ्तगिरी। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो तलवार के जो पीछे वाले हत्थे होते हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये सोने के तार से नक्काशी या फिर कह सकते हैं जड़ाई की जाती है। ये आप देख सकते हैं भाई, ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पहले राजा महाराजों के समय बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। तो ये जो कोफ्तगिरी है ये जयपुर और अलवर की फेमस है। तो धातु की वस्तुओं पर सोने के तार की जड़ाई की जाती है। मुगल काल में ये भारत आई थी भाई, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। मैं साथ साथ में डायग्राम इसीलिए लेके आया हूँ कि आपको हर टॉपिक या हर चीज़ समझ में आ जाए। फिर हम तहनीसा की बात करते हैं। तो तहनीसा क्या होता है? ये अलवर की ज़्यादा फेमस है भाई। और अलवर में आपको याद रखना तलवार साज जो है ये अलवर का फेमस तहनीसा से संबंधित है। और उदयपुर में सिकलीगर नामक जो है ये आपका यहाँ का फेमस है उदयपुर। अगर ये दो नाम आ जाए समझ लेना तहनीसा की बात हो रही है। तलवार साज अलवर और सिकलीगर उदयपुर। डिजाइन को गहरा करके उसमें तार की जड़ाई की जाती तो वो तहनीसा हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, बस ये नाम याद रख लेना। और ये जो डिजाइनिंग की रखी है ना, इनको थोड़ा गहरा करके और उसमें जो जड़ाई की जाती है वो आपकी तहनीसा हो जाएगी। ठीक है, ये हमने सोने से संबंधित जो चीज़ें थी वो बात कर ली। सोने की जो हस्तकलाओं की हम बात कर रहे थे उनकी बात की। अभी हम कसीदाकारी हस्तकला की बात करते हैं। कसीदाकारी हस्तकला की बात करें तो मुख्य रूप से दो देखेंगे हम यहाँ पर, एक तो जरदोजी और एक गोटे के कार्य की बात करेंगे। जब जरदोजी की बात करते हैं तो ये जयपुर की फेमस है भाई। और कपड़े पर सुनहरे धागे की कढ़ाई की जाती है। आपने देखा होगा जो चूनड़ी वगैरह होती है उनके ऊपर सोने के कलर के जो धागे नुमा जो नक्काशी या फिर कह सकते हैं धागे नुमा जो डिजाइनिंग की जाती है वो आपकी क्या होती है? जरदोजी कहलाती है। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये जो डायग्राम है जरदोजी का ही है। इसमें देखिए जो सुनहरे धागे से कढ़ाई की जा रही है, ये देख सकते हैं, ये आपकी जरदोजी हो जाएगी।
ठीक है, कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है भाई, याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ आ गए? चलो नीचे चलते हैं। हाँ ओके। दूसरा आता है गोटे का कार्य। गोटे के कार्य कहाँ का फेमस है भाई? खंडेला सीकर, याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। खंडेला सीकर का गोटे का कार्य फेमस है। यहाँ पर जो ये गोटे के प्रकार पूछ लिए जाते हैं भाई, क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, लप्पा लप्पी, गोखरू, बांकली, ये निम्न में से क्या है? नीचे रुमाल के प्रकार हैं, मोठड़े के प्रकार हैं, जूतियों के प्रकार हैं या गोटे के प्रकार हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एक। तो याद रख लेना, मुकेश, किरण, लप्पा लप्पी, गोखरू, नक्सी, बांकली, ये सभी गोटे के प्रकार हैं जो आपको याद रखने हैं। और गोटा आप देख सकते हैं भाई, इस प्रकार से लगाया जाता है। ठीक है, चाड़ को बोला ना अपनी मारवाड़ी भाषा में, तो उसी प्रकार चाड़ के ऊपर जो गोटा लगाया जाता है वो आपकी खंडेला सीकर का फेमस है भाई, याद रख लेना। ये क्वेश्चन पूछा गया, इसके प्रकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रकारों से पहले भी क्वेश्चन बना है। आगे हम रंगाई छपाई हस्तकला, जिसे हम टाई डाई हस्तकला भी कहते हैं, बंदेज भी कह देते हैं, बांधोवर रंगों के नाम से भी जाना जाता है। तो हम बात करते हैं सेकंड नंबर, फर्स्ट पे हमने सोने चांदी की जो हस्तकला उसकी बात की थी, अभी रंगाई छपाई से संबंधित जो हस्तकला उसकी बात करते हैं। देखिए, रंगाई छपाई का मतलब क्या है कि इसमें मनपसंद डिजाइन प्राप्त करने के लिए कपड़े को बांध कर रंगने की जो कला है वो आपकी रंगाई छपाई हस्तकला कहलाएगी। इसके उपनाम भी याद रख लेना। जयपुर और शेखावाटी की ज़्यादा फेमस है भाई, जयपुर और शेखावाटी की। और आपसे पूछ ले कि बंदेज मंडी कहाँ है, तो ये जोधपुर में स्थित है। पशु पक्षियों के चित्र, भाई कपड़ों के ऊपर जो पशु पक्षियों के चित्र है ना, वो कहाँ के फेमस हैं? तो वो आपकी बूंदी के हो जाएंगे, याद रख लेना। ये रंगाई छपाई या फिर पशु पक्षियों के चित्र से संबंधित जो रंगाई छपाई की हस्तकला वो कहाँ की फेमस है? बूंदी, पशु पक्षियों के चित्र से संबंधित, याद रख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले चूनड़ी की बात करते हैं। चूनड़ी तो आप सभी जानते हैं भाई, है ना। तो जोधपुर जयपुर की सबसे ज़्यादा, देखिए क्वेश्चन तो आता भाई चूनड़ी जयपुर से मंगवाई, तो जयपुर की फेमस नहीं है। चूनड़ी कहाँ की फेमस है? जोधपुर की फेमस है भाई। ऐसे चूनड़ी जयपुर से मंगवाई, ऐसे कुछ गीत है ना, उसके अकॉर्डिंग याद रखना भाई, गलत हो जाएगा। क्योंकि चूनड़ी कहाँ की फेमस है? जोधपुर की फेमस है, उसके बाद में जयपुर आता है। और अगर चूनड़ी जो होता है उसके ऊपर छोटी छोटी बिंदियाँ लगी हुई है तब तो उसको चूनड़ी कह देंगे। और ये भाई द्वारा भात या मायरा भरते समय बहन को उड़ाया जाता है, तो ये आपकी चूनड़ी हो जाएगी भाई। अगर इस पे छोटी छोटी बिंदियाँ है तब तो उसको चूनड़ी कह देंगे। और बड़ी बड़ी बिंदियाँ चौकोर आकार की देखने को मिले तो उसे धनक कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं भाई, ये चूनड़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर बड़ी बड़ी चौकोर आकार की बिंदियाँ तब तो उसको धनक कह देंगे, और छोटी छोटी बिंदियाँ तो चूनड़ी कहलाएगी। ये जयपुर की फेमस है धनक। इसके बाद में जोधपुर आ जाएगा, इसका थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, कपड़े पर बड़ी बड़ी चौकोर बिंदिया वाला प्रिंट जो होगा यह आपका धनक कहलाएगा भाई। तो चूनड़ी व धनक में किसी प्रकार का वैसे डिफरेंस नहीं होता है, एक जैसी होती हैं, बस बिंदियों का फर्क है। एक में चौकोर बिंदिया वाला प्रिंट होता है और एक में छोटी छोटी बिंदियों वाला होता है। अब आगे हम बात करते हैं लहरिया की। लहरिया जो होता है ये जयपुर का फेमस है भाई, लहरिया जयपुर का फेमस है। और देख सकते हैं भाई लहरिया, देखिए श्रावण मास में जब छोटी तीज आती है, छोटी तीज कब आती है? श्रावण मास शुक्ल पक्ष तृतीया को छोटी तीज आती है, ठीक है। और जयपुर में इसे किस रूप में मनाते हैं? हरियाली तीज के रूप में मनाते हैं। और इसके ऊपर ये पहना जाता है भाई लहरिया। और लहरिया में याद रख लेना आडी लाइनें होती है, आडी लाइनें होती है लहरिया के अंदर, ठीक है ना। अगर इसके अंदर ऐसे आडी टेढ़ी लाइनें कर दी जाती है तो वो मोठड़े बन जाते हैं, याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। आडी लाइनें होती है सामान्यतः। और इसके बाद में जब मोठड़े की बात करते हैं, लहरिया हो गया कि लहरिया कहाँ का फेमस है? जयपुर का। ये लहरिया आप देख सकते हैं भाई। मोठड़े की बात करते हैं, मोठड़ा कहाँ का फेमस है? जोधपुर का है। और इसे विवाह के अवसर पर ओढ़ा जाता है भाई। और इसमें आडी टेढ़ी लाइनें होती हैं, अगर आडी टेढ़ी लाइनें हो जाएंगी तो आपका वो मोठड़ा हो जाएगा, याद रख लेना भाई ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोमचे की बात करते हैं। तो ये एक ओढ़ने का प्रकार है। और पोमचे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सामान्य पोमचा कह देते हैं, एक पीला पोमचा होता है और एक चीड़ का पोमचा होता है। देखिए, जब पोमचे की बात करते हैं सामान्यतः तो पोमचा कहाँ का फेमस है भाई? जयपुर का फेमस है। ये पीले रंग की ओढ़नी होती है, इसमें पीले रंग की, ये जो देख रहे हैं ना ये वाला, ये बीच में पीला रंग होता है। इसमें पोमचे के अंदर बीच में पीला रंग होता है। और ये पुत्र प्राप्ति के अवसर पर पियर पक्ष से पोमचा लेके, जब पुत्र की प्राप्ति होती तो उस समय चट्ठी करते हैं ना हमारे राजस्थान के अंदर, तो उस समय ये पीला पोमचा जो होता है ये लेके आया जाता है, ठीक है। वैसे सामान्य भाषा में इसको पोमचा ही कहते हैं, ठीक है ना।
जब पीले की बात करते हैं, पीला या इसे पीला इसकी बात करें तो ये शेखावाटी में ज़्यादा फेमस है। ये सर्वाधिक जाट महिलाओं द्वारा ये ओढ़ा जाता है भाई। और ये जो बीच में आपको ये जो रंग दिख रहा है ना, केसरिया रंग बोल दो या थोड़ा सा गहरा रेडिश, ये जो कलर हम बात करें तो ये जो होता है ये आपका पीला हो जाएगा। वैसे नाम में देखेंगे भाई इसके अंदर कलर कौन सा मिल रहा है तो आप सीधे कन्फ्यूज हो जाएंगे भाई। हमने भी पहली बार देखा तो ऐसा ही हुआ था। अगर कलर आपको बीच में पीला मिले तो उसको पीला नहीं कहना भाई, उसको पोमचा कहना है। अगर बीच में कलर ये मिले तो इसको ये केसरिया या उसको और अन्य नाम मत देना, इसको पीला कहना। अगर पीला कलर नहीं बने तो वो पीला हो जाएगा, और पीला कलर मिले तो वो पोमचा हो जाएगा। ठीक है ना, ये याद रख लेना भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जा सका ये। इसके बाद में तीसरा आता है चीड़ का पोमचा। चीड़ का पोमचा हाड़ौती का फेमस है भाई। ये काले रंग का होता है और विधवा महिलाओं के द्वारा ये ओढ़ा जाता है। याद रख लेना, चीड़ का पोमचा भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो पोमचा जिसमें बीच में पीला रंग होता है, पुत्र प्राप्ति के अवसर पर पियर द्वारा आता है ये। और पीला जो होता है इसके बीच में ये गहरा केसरिया रंग होता है, ऐसा मान सकते हैं हम। शेखावाटी सर्वाधिक जाट महिलाओं के द्वारा, शेखावाटी का फेमस है, सर्वाधिक जाट महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। और चीड़ का पोमचा हाड़ौती के अंदर काले रंग का होता है, विधवा महिलाएं पहनती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुत्र जन्म पर कौन सी ओढ़नी ओढ़ी जाती है, तो पीले रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है जिसको हम पोमचा कहते हैं। और पुत्री जन्म लेती है तब गुलाबी रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है। याद रख लेना भाई ये भी। ठीक है, आगे चलते हैं, हम राजस्थान के प्रमुख प्रिंट की बात करते हैं। तो प्रिंट में सबसे पहला प्रिंट आता है बगरू प्रिंट। ठीक है ना, ये देख सकते हैं, ये है बगरू प्रिंट भाई। बगरू प्रिंट जो होता है ये बगरू जयपुर का फेमस है भाई। बगरू जयपुर में स्थान है, वहाँ का ही प्रसिद्ध है ये। फूल पत्तियों वाला व पशु पक्षियों वाला प्रिंट इसे माना जाता है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, कोई नेचुरल रंग है ना वही प्रयोग करते हैं, कोई आर्टिफिशियल रंग इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। लोकप्रिय बनाने का श्रेय ये पुपुल जयंकर को जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पुपुल जयंकर को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये याद रखना है, प्रमुख कलाकार आपसे पूछे तो राम किशोर छिंपा हो जाएगा। राम किशोर छिंपा, इन्हें पद्मश्री दिया गया था 2009 में। ठीक है, तो ये बगरू प्रिंट के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ये याद रख लेना भाई, बगरू प्रिंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांगानेरी प्रिंट की बात करते हैं। तो सांगानेरी प्रिंट सांगानेर का फेमस है भाई। सांगानेर कहाँ है? जयपुर में। ये देख सकते हैं सांगानेरी प्रिंट। बेल बूटेदार प्रिंट होता है ये, और काले व लाल रंग का प्रयोग इसमें अधिक किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का श्रेय ये मुन्ना लाल गोयल को दिया जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? मुन्ना लाल गोयल ने भाई। ये भी याद रख लेना, सांगानेरी प्रिंट, सांगानेर जयपुर का। अब देखिए, आकोला चित्तौड़गढ़ के दो प्रिंट फेमस हैं। आकोला चित्तौड़गढ़ के दो प्रिंट फेमस है। एक तो दाबू का प्रिंट यहाँ का फेमस है, और एक आजम जाजम प्रिंट है ना, ये भी यहाँ का फेमस है। दाबू के प्रिंट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कपड़े का वह भाग जहाँ रंग नहीं चढ़ाना होता है उस भाग को लुगदी द्वारा दबा दिया जाता है। यानी कि जहाँ पर रंग नहीं चढ़ाना, हमें कपड़े का जैसा कलर है वैसा ही रखना, तो उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम लुगदी के द्वारा दबा देंगे, तो वो आपका दाबू प्रिंट हो जाएगा। और आजम व जाजम प्रिंट की बात करते हैं तो ये भी आपके आकोला चित्तौड़गढ़ का ही फेमस है। जो गाड़िया लोहारों की महिलाएं हैं, लोहारों की जो महिलाएं हैं गाड़िया लोहारों की, तो उनके कपड़े वो इसी से बनाए जाते हैं भाई। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक बार दाबू प्रिंट, और इनकी आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये जो है ना, ये दाबू प्रिंट है भाई। ये जो व्यक्ति कर रहा है ना, ये दाबू प्रिंट है। ये इसमें लुगदी के माध्यम से इनको दबा दिया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका कौन सा भाई, ये है आपका आजम जाजम प्रिंट। ठीक है ना, आजम जाजम प्रिंट हो जाएगा, याद रह जाएगा, कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं भाई। इसके बाद में ये कुछ और पूछ ले जाते हैं कि मिट्टी का दाबू कहाँ का फेमस है, तो बालोतरा का है। मोम का दाबू आपसे पूछ ले तो सवाई माधोपुर का, और गेहूं का दाबू पूछ ले तो बगरू और सांगानेर का फेमस है भाई। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। आजम जाजम प्रिंट के बाद में हम बात करते हैं मलीर प्रिंट की। मलीर प्रिंट कहाँ भाई? बाड़मेर का फेमस है मलीर प्रिंट। ये रहा मलीर प्रिंट। ठीक है ना, काले व कत्थई रंग का इसमें ज़्यादा उपयोग किया जाता है, काले व कत्थई रंग का। तो आप इतना याद रख लेना, मलीर प्रिंट कहाँ का फेमस है? बाड़मेर का। और अजरक प्रिंट पूछ ले तो ये बालोतरा का है। और बालोतरा में अजरक प्रिंट की बात करें तो ये इस प्रकार का होता है भी अजरक प्रिंट। इसमें नीले व लाल रंग का अधिक उपयोग किया जाता है। नीले व लाल रंग का अधिक उपयोग किया जाता है, दोनों तरफ छपाई की जाती है भाई अजरक प्रिंट में। ये भी याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है।
तो जितने भी प्रिंट है वो मैंने आपको सभी बता दिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट अब क्वेश्चन बनते हैं, बगरू प्रिंट की बात की थी, फिर सांगानेरी प्रिंट, फिर दाबू प्रिंट, फिर आजम जाजम प्रिंट, और फिर मलिर प्रिंट, और अंत में हमने अजरक प्रिंट की बात की थी। यहाँ पर हम कपड़े की बुनाई से संबंधित जो हस्तकलाएँ हैं उनकी बात कर लेते हैं। 2 पार्ट्स बना देंगे भाई इसके, क्योंकि एक पार्ट्स में पूरे आएंगे नहीं, तो नेक्स्ट पार्ट्स में वो देख लेंगे। कपड़े की बुनाई से संबंधित बात करें तो दरिया कहाँ की फेमस है भाई? दरिया आपकी टाकला नागौर की फेमस है। इसके बाद में भी आपसे पूछा जाए तो लवाण दौसा की याद रख लेना, फिर सालावास जोधपुर, फिर जयपुर, और फिर अजमेर, और फिर टोंक। सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो टाकला नागौर की, फिर लवाण दौसा की, सालावास जोधपुर की। ये 3 तो आपको याद रखने ही हैं। दरिया आप सभी जानते हैं भाई, घरों में बिछाते, तो इसके डायग्राम मैंने वैसे ऐड नहीं किया, तो वह याद रख लेना आप। जयपुर, अजमेर और टोंक, ये भी इसमें ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। तो दरियों के बाद में हम बात करते हैं गलीचे बनाना। तो गलीचे जो है ये आपके जयपुर, फिर बीकानेर और फिर अजमेर के फेमस है। ये गलीचे हैं भाई, ये देख सकते हैं। मैंने गलीचे का क्या किया, यहाँ पर एक चित्र दिया है, तो ये देख लेना। गलीचे जो होते हैं ये जयपुर और बीकानेर अजमेर के फेमस हैं, और जयपुर और बीकानेर की जेल में गलीचे बनाए जाते हैं भाई। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जयपुर और बीकानेर की जेल में गलीचों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाता है नमदे कहाँ के फेमस है? तो नमदे टोंक के फेमस हैं। पाव रजाई जयपुर की फेमस है। खेसले आपके लेटाग्राम जालोर के हैं भाई, ठीक है। लोई ऊन या कंबल जो हम ओढ़ते हैं ना सामान्यतः, तो वो ये नापासर बीकानेर की फेमस है। मलमल आपसे पूछ ले तो मथानिया जोधपुर की फेमस है। ये कुछ बस नाम याद रख लेना, इनका ज़्यादा लंबा चौड़ा मैटर है नहीं भाई। पेंचवरक आपसे पूछे तो शेखावाटी जयपुर का फेमस है, शेखावाटी और जयपुर का, ठीक है ना, दोनों स्थानों पर है। कोटा डोरिया कैथून कोटा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कोटा डोरिया पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो नमदे टोंक के हैं, पाव रजाई आपकी जयपुर की है, खेसले लेटाग्राम जालोर की हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में लोई या ऊन कंबल जिसे हम कहते हैं नापासर बीकानेर, मलमल मथानिया जोधपुर है, और पेंचवरक शेखावाटी और जयपुर। कोटा डोरिया कैथून कोटा। मसूरिया की बात करते हैं। मसूरिया जो होता है ये कैथून कोटा का फेमस है, और इसमें भी आपसे और पूछ ले तो मांगरोल 12 और याद रख लेना। कैथून कोटा और मांगलोर 12 ये दोनों याद रख लेना भाई। और राजस्थान की बनारसी साड़ी मानी जाती है, मसूरिया की साड़ी है। इसका कलाकार भी याद रख लेना, महमूद मंसूर इसका कलाकार है, ठीक है। मसूरिया से 2 नाम और आ जाते हैं भाई, 2 इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो मसूरिया आपसे पूछ ले कहाँ पर है? जोधपुर में है, और इसी मसूरिया नामक स्थान जोधपुर में रामदेव जी का मंदिर है भाई, याद रख लेना। और एक होता है मसूरिया जो महिलाओं के पैर का आभूषण होता है। तो मसूरिया से संबंधित 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। एक तो जोधपुर में स्थान है जहाँ पर रामदेव जी का मंदिर है, एक मसूरिया साड़ी है जो राजस्थान की बनारसी साड़ी है, कैथून कोटा की फेमस है, मांगरोल 12 कलाकार महमूद मंसूर। अब बात करते हैं टर्सर। टर्सर ये रेशम की साड़ी है भाई, और ये कोटा बांसवाड़ा उदयपुर की फेमस है। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं किससे संबंधित, कपड़े की बुनाई से संबंधित जो हस्तकला है उनकी यहाँ पर हमने बात कर ली है। अब चित्रांकन हस्तकला की बात करते हैं। चित्रांकन हस्तकला ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, चित्रांकन हस्तकला की हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना भाई, और जो बच गया उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे भाई, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या समझाने में समय लगता है, इस कारण थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो, 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे इसको। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।